प्यारे दोस्तों, इनर ब्लिस संघा के इस चैनल में हृदय से आपका स्वागत है। सुकून भरी गहरी नींद के लिए आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारी सी प्रेरणादायक कहानी। हमारा अभिप्राय है कि आप इस प्यारी सी कहानी को सुनते सुनते गहरी नींद में प्रवेश कर जाएं और अपनी सारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल थकान को भूल जाएं। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके दोस्त या परिवार के किसी भी सदस्य को रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम है तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। गहरी नींद में प्रवेश करने से पहले कमरे का माहौल बना लें। अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दें। अपने बेड पर कंफर्टेबल होकर आराम से लेट जाएं। अपने पलकों को धीरे से बंद हो जाने दें। आप जिस भी पोजीशन में सोना पसंद करते हैं आप उस पोजीशन में लेट सकते हैं। कहानी का शीर्षक है जो करोगे वही मिलेगा। वो मुजफ्फरपुर की एक ठंडी सुबह थी जब नगीना को ऐसी खबर मिली जिसने उसके दिल के टुकड़े कर दिए। नगीना को अभी कुछ ही समय पहले ललित नारायण मिताली विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया था। नगीना की दोस्ती साथ के ही एक प्रवक्ता अमीशा से थी जिसे वो अपने परिवार की तरह समझने लगा था। दोनों को अपनी तय यात्रा पटना के लिए अपने जरूरी इंटरव्यू के बाद शुरू करनी थी। पर जब नगीना निर्धारित दिन पर मुजफ्फरपुर पहुंचा तो उसे पता चला कि अमीशा 3 दिन पहले ही पटना के लिए निकल चुका था। नगीना को ज्यादा वक्त नहीं लगा ये समझने में कि क्या हुआ है। निराशा से उसका मन भर गया ये देख करके कि उसके दोस्त ने इंटरव्यू में प्राथमिकता पाने के लिए उसे धोखा दिया। 1 हफ्ते पहले ही बिहार सर्विस पब्लिक कमीशन ने ललित नारायण मिताली विश्वविद्यालय में परमानेंट लेक्चरर पद के लिए इंटरव्यू के लिए घोषणा की। नगीना और अमीशा दोनों टेम्पररी प्रवक्ता थे, पर बिहार सर्विस पब्लिक कमीशन के इस समाचार ने दोनों के सामने जीवन बदलने का एक मौका रखा। दोनों दोस्तों ने एक ही पद के लिए एप्लीकेशन दिया था। नगीना को ये बात तो समझ आ गई थी कि उसे अपने दोस्त अमीशा के साथ कंपटीशन करनी पड़ेगी, मगर उसका सरल दिल ये नहीं समझ पाया था कि उसका दोस्त उसकी दोस्ती का बिना ख्याल किए आगे बढ़ने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेगा। इसलिए जब अमीशा ने प्रस्ताव रखा कि इंटरव्यू से 1 दिन पहले वे मुजफ्फरपुर में मिलकर पटना के लिए निकलेंगे तो उसने तुरंत हाँ कर दी। अमीश का 3 दिन पहले ही पटना के लिए निकल जाने का एक ही मतलब था, वो एकेडमी के और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों के चक्कर काट रहा होगा ताकि उसका चयन हो जाए। नगीना के लिए जो कि एक बाहरी आदमी था और उसकी पहचान किसी भी ऊंचे पद पर बैठे लोगों से नहीं थी, ये उसकी दुनिया का अंत था। नाउम्मीदी और भारी मन से वो पटना के लिए निकल पड़ा। अगली सुबह ठीक 8 बजे नगीना अच्छी तरह तैयार होकर इंटरव्यू वाली जगह पहुंच गया। उसने सुनिश्चित कर लिया था कि उसकी अपीयरेंस उसके टूटे हुए विश्वास को न दिखने देगी। अंततः उसका नाम पुकारा गया। पैनल में बीपीएससी के चेयरमैन श्री राम शुक्ला थे और उनके दोनों ओर विशेषज्ञ बैठे हुए थे। उनका सख्त चेहरा व उदासीन व्यवहार देखकर उसका बचा खुचा विश्वास भी खत्म हो गया। कुछ पलों की शांति के बाद श्री शुक्ला ने उससे एक अजीब सा सवाल पूछा। आप कहाँ के रहने वाले हैं मिस्टर दुबे? नगीना चौंक गया।
उसने सोचा कि वो ये देखना चाहता है कि वो वार्तालाप में कितना निपुण है, अतः उसने सारी जानकारी एक ही वाक्य में दे दी। सर, मैं गोड्डा जिले के एक दूर गांव बंदनवार से हूँ, जो कि। बंदनवार? श्री शुक्ला ने उसे बीच में रोकते हुए पूछा। नगीना को नहीं लगता था कि किसी को उसके छोटे से गांव के बारे में कोई जानकारी होगी। उसे नहीं पता था कि श्री शुक्ला उसके इंटरव्यू से ऊबकर ये सवाल मजा लेने के लिए पूछ रहे थे या उन्हें वाकई इस गांव में कोई दिलचस्पी आ गई थी। कुछ भी हो, इस सवाल का उसके इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं था। नगीना ने श्री शुक्ला की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कुछ अलग सा दिखाई दे रहा था। उनकी आंखें बच्चों की तरह चमक रही थी और नगीना को श्री शुक्ला के उतावलेपन का आभास उनके अगले सवाल से हो गया। क्या तुम कांति प्रसाद दुबे को जानते हो? नगीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बीपीएससी के चेयरमैन उसके दादाजी के बारे में उससे क्यों पूछ रहे थे? उसने हाँ में सर हिलाकर कहा, जी हाँ, वे मेरे दादाजी हैं, मगर अब वे बूढ़े होने की वजह से बिस्तर पर ही रहते हैं। इतना कहते ही नगीना ने देखा कि मिस्टर शुक्ला की आंखों में आंसू भर गए थे और उन्होंने उत्सुकता से कहा, पर वे जीवित हैं। क्या तुम मेरे पर एक एहसान करोगे? क्या तुम उनको बता दोगे कि मैं उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ और मैं उनका आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ? उस जवान लड़के के लिए जो वहां का एक स्थायी नौकरी के लिए बैठा हुआ था, उसके लिए ये सब पेचीदा था। उसने हाँ में सर हिला दिया। बचा हुआ इंटरव्यू तेजी से खत्म हो गया, क्योंकि पैनल में बैठे लोग इस बात से चकित थे कि उसने उनके चेयरमैन को रुआसा कर दिया था। उन्होंने उससे कुछ सीधे सवाल किए और उसने उसका उत्तर दिया। नगीना अपने प्रदर्शन से संतुष्ट होकर कमरे से बाहर निकल गया। जब परिणाम की घोषणा हुई तो सबकी उम्मीदों के विपरीत नगीना का चयन विश्वविद्यालय में परमानेंट लेक्चरर के एकमात्र पद के लिए हुआ था। ये उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। अमीशा की समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी लॉबिंग के बावजूद नगीना एक बाहरी होकर, जो कि उसके राज्य की तरफ का भी नहीं था, कैसे सफल हो गया। नगीना के लिए ये उसकी जिंदगी की पहली जीत थी। उसके प्रमाण पत्र बहुत शानदार थे, पर उसकी इस जीत ने उसका विश्वास भगवान पर और भी गहरा कर दिया था। इस घटना से वो केवल यही नहीं समझा कि उसके अंदर काबिलियत है, बल्कि यह भी कि कोई भी धोखे से कुछ नहीं पा सकता। शायद उसे ये नहीं पता था कि उसकी जीत का एक छोटा कारण उसके जन्म होने से पहले की एक घटना से जुड़ा हुआ था। अपनी नौकरी के 1 साल बाद नगीना अपने बीमार दादाजी कांति प्रसाद दुबे को देखने अपने गांव गया। वे दुबले व कमजोर दिख रहे थे। कभी कभार वे कई दिनों तक बात ही नहीं करते थे। ये दिख रहा था कि वे अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। नगीना को बताया गया कि उसके दादाजी ने सुनने की क्षमता काफी हद तक खो दी थी। तभी उसे याद आया कि उसे अपने इंटरव्यू के बारे में उन्हें बताना चाहिए। नगीना ने कहानी के कुछ हिस्सों को कई बार दोहराया, पर अपने दादाजी से कोई जवाब न मिलने पर वो समझ नहीं पा रहा था कि वे कुछ समझे थे भी या नहीं। पर जब नगीना ने तीसरी बार राम शुक्ला का नाम लिया तो चीजें बदल गईं। दादाजी का हाथ तेजी से चला और उन्होंने नगीना से कहा, वो नाम फिर से बोलो। कई दिनों में वो पहली बार बोले थे, राम शुक्ला। राम, उन्होंने दोहराया और नगीना ने अपने 90 वर्ष के दादाजी को पहली बार रोते हुए देखा। क्योंकि उसके दादाजी अब भी और कुछ नहीं बोल पा रहे थे, इसलिए उसने अपने ताऊजी से इस बारे में पूछा और अंततः उसे पूरी कहानी पता चली। 35 साल पहले कांति प्रसाद दुबे भभुआ नाम के एक गांव में
स्कूल के प्रिंसिपल बनाए गए थे। उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ता था और वे उनसे महीने में केवल एक ही बार मिल पाते थे। पर वे बहुत अनुशासित थे और अपने काम से प्यार करते थे। एक बार स्कूल में उनके दफ्तर में राम शुक्ला नाम का एक प्रखर बुद्धि वाला छात्र दुखी चेहरा लिए आया। उसके माता पिता ने उसे बताया था कि उसे स्कूल छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वे उसके स्कूल और हॉस्टल का खर्चा नहीं उठा सकते थे। कांति ने इस समस्या पर विचार किया और एक समाधान निकाला। उन्होंने राम को अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया और स्कूल की फीस अपने वेतन से भर दी। राम का तो जैसे सपना सच हो गया। उसने न केवल स्कूल में अपने शिक्षकों से सीखा बल्कि घर पर अपने प्रधानाचार्य से भी सीखा। वो कृतज्ञता दिखाते हुए घर के व अपने प्रधानाचार्य के छोटे छोटे काम भी कर दिया करता था और उधर राम कांति के परिवार की कमी को पूरा कर देता था। कुछ ही वर्षों में शिक्षक और छात्र के बीच गहरा नाता जुड़ गया था और जब राम ने अपनी मैट्रिक परीक्षा पास की तब वो अपने शिक्षक को धन्यवाद कहकर चला गया। वो आखिरी दिन था जब उन्होंने एक दूसरे को देखा था। 35 साल बाद पहली बार शिक्षक और छात्र ने एक दूसरे के बारे में नगीना के माध्यम से सुना था। जब उसके ताऊजी ने कहानी खत्म की तो उसे समझ आया कि उसने इस मार्मिक चक्र में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। उसने राम शुक्ला और उसके दादाजी के मिलन का कार्य किया था। आज मृत्युशैया पर लेटे उसके दादाजी ने एक ऐसी कहानी सुनी जिससे उनके मन को शांति मिली कि उनका प्रिय छात्र उन्हें भूला नहीं था। कांति दुबे हल्के से मुस्कुराए और सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, इस बात से संतुष्ट कि आपका किया हुआ आपको किसी न किसी रूप में वापस जरूर मिलता है। कहानी सुनने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपको भी कुछ प्रेरणा मिली हो और आप भी परोपकार करने की आदत को अपने जीवन में शामिल करेंगे। धन्यवाद। आशा करती हूँ आप गहरी नींद में प्रवेश कर चुके हैं। गहरी नींद ने आपको अपने आगोश में भर लिया है। आपका चेतन मन शांत और पूरी तरह से शांत है और आराम कर रहा है। अब चेतन मन अपना काम बहुत ही शांति से बखूबी कर रहा है। शरीर अपना कार्य बखूबी कर रहा है। आप गहरी नींद में हैं। आप गहरी नींद में हैं। आप गहरी नींद में हैं। शुभ रात्रि।